हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इफेक्टिव मास के बारे में बात कर रहे थे, प्रभावी द्रव्यमान के बारे में। तो प्रभावी द्रव्यमान या जो इफेक्टिव मास होता है उसका लास्ट में जाके अपने को जो फॉर्मूला मिला था वो क्या था, एक बार मैं लिख देता हूँ, फिर उसके बाद में हम लोग कंटिन्यू करते हैं, उस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखो, इफेक्टिव मास के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो हमारे पास फाइनली जो इफेक्टिव मास का फॉर्मूला मिला था वो कुछ इस वे में था। इट वॉज लाइक m स्टार एच कट स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर। ये इफेक्टिव मास का फॉर्मूला मिला था फाइनली। शायद ये हम लोग यहीं पे लिख रहे थे, जो लास्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ था वहाँ पे, है ना, ये लिख रहे थे। तो ये इफेक्टिव मास मिल गया, ये प्रभावी द्रव्यमान हो गया था। दिस इज इफेक्टिव मास, प्रभावी द्रव्यमान, प्रभावी द्रव्यमान। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक और बात की जाती है। जो फ्री पार्टिकल होता है, फ्री पार्टिकल, मुक्त कण के लिए एनर्जी इस तरीके से दी जाती है। इसमें एक केस की बात करते हैं। मुक्त कण के लिए प्रभावी द्रव्यमान इफेक्टिव मास फॉर फ्री पार्टिकल, के लिए इफेक्टिव मास। और फ्री पार्टिकल के लिए देखो, एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एच कट स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m। शायद मैं गलत नहीं हूँ, एक बार मैं श्योर कर लेता हूँ। इफेक्टिव मास के लिए जो एनर्जी का फॉर्मूला लिखा जाता है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, सही है ये, ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला ये। अगर इससे हमारे को इफेक्टिव मास कैलकुलेट करना हो, एनर्जी का फॉर्मूला ये, इफेक्टिव मास कैलकुलेट करना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इफेक्टिव मास कैलकुलेट करना हो, ये कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट कर दो इफेक्टिव मास के फॉर्मूले में। तो मतलब एनर्जी का के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू के के रिस्पेक्ट में, के सापेक्ष अवकलन करने पर करो भैया डी ई बाई डी के। बाकी चीज़ें तो इसमें कांस्टेंट है, एच कट स्क्वायर बाई 2m तो कांस्टेंट है। के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा तो 2 क्या आ जाएगा? 2k, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? डी ई बाई डी के बचा, और यहाँ बचा एच कट स्क्वायर के बाई m। एक और बार डिफरेंशिएशन कर दूँ, क्योंकि 2 बार चाहिए अपने को, तो डिफरेंशिएट अगेन, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएशन करो। इसमें देखो के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे हो जाएगा 1, तो बचेगा एच कट स्क्वायर बाई m, ये मिलेगा। इसको लिख दो आप इक्वेशन नंबर 1। अब अपने को इफेक्टिव मास कैलकुलेट करना है, तो इफेक्टिव मास का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। सिंस प्रभावी द्रव्यमान इफेक्टिव मास होता है क्या? m स्टार एच कट स्क्वायर बाई डी 2 ई बाई डी के स्क्वायर, ये होता है इक्वेशन नंबर 2। इसमें 1 से 2 में वैल्यू पुट कर दो नीचे वाले टर्म की, तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा? m स्टार जो मिलेगा वो होगा एच कट स्क्वायर मिलेगा यहाँ से, तो और नीचे वाला जो टर्म है दैट इज एच कट स्क्वायर बाई m ऊपर आ जाएगा, एंड इट विल बी m स्टार इक्वल टू m। ये मतलब जो प्रभावी द्रव्यमान है, इफेक्टिव मास है, वो रियल मास के इक्वली आ गया। तो यहाँ पर वास्तविक द्रव्यमान और प्रभावी द्रव्यमान दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। रियल मास एंड इफेक्टिव मास आर इक्वल, राइट। कौन सी सिचुएशन में? फ्री पार्टिकल में, जब मुक्त होता है कण, जैसे बाहर घूम रहा है, कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा उसके ऊपर, तब की बात है ये, ठीक है। ये सीन है भैया। तो ये क्लियर हो गया। देखो, अगर आपको एग्जाम में इस फॉर्मूले तक कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाए, लास्ट डेरिवेशन था जो यहाँ पे आके खत्म होता था, अगर आपको केवल ये फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाए, 1 डायमेंशनल में आपका इफेक्टिव मास का फॉर्मूला ये आ गया, तो यहाँ तक आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में आप चाहे तो ये कंडीशन दे भी सकते हैं, अगर पूछा जाए तो देनी पड़ेगी, और नहीं पूछा जाए तब भी दे सकते हो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक आप
जो मेन टारगेट है वो यहाँ तक है, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे अगर यहाँ तक भी करके आते हो तो। ठीक है, ये हो गया, क्लियर है। तो इस स्थिति में क्या होता है, प्रभावित द्रव्यमान वास्तविक द्रव्यमान के बराबर होता है, लिख सकते हो यहाँ पे। फॉर फ्री पार्टिकल इफेक्टिव मास इज इक्वल टू रियल मास, फॉर फ्री पार्टिकल इफेक्टिव मास इज इक्वल टू रियल मास, फॉर फ्री पार्टिकल इफेक्टिव मास इज इक्वल टू रियल मास। मुक्त कण के लिए प्रभावी द्रव्यमान का मान वास्तविक द्रव्यमान के बराबर होता है। मुक्त कण के लिए प्रभावी द्रव्यमान का मान वास्तविक द्रव्यमान के बराबर होता है, इक्वल होता है। ठीक है, क्लियर, ये मिल गया भैया अपने को, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रहा है। चलो भैया ये बात हो गई, अपने को यहाँ तक मिल गया। ठीक है, अब चलिए आगे क्या करेंगे, इस पे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। और ये लेक्चर न्यूमेरिकल जो आएंगे ना, वो न्यूमेरिकल चांसेस होते हैं क्योंकि 2 बार आए हुए हैं पिछले 3-4 सालों में। अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है भैया। यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ, मैं इसको हिंदी में भी बोल देता हूँ, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, शायद दिख नहीं रहा होगा, ये थोड़ा ज़्यादा शार्प से क्लियर नहीं है। क्या बोला गया था, इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन द बैंड इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन दिस वन डिटरमाइन द इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ऐसे बोला गया है कि एक ऊर्जा बैंड में जो ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन की वो है ये, क्या है, एनर्जी इक्वल टू ए प्लस बी के प्लस सी के स्क्वायर। और अपने को ये तो एनर्जी बैंड में एनर्जी दी हुई है इलेक्ट्रॉन की, तो इसका प्रभावी द्रव्यमान निकालना, इफेक्टिव मास कैलकुलेट करना है। ये पता है एम स्टार कैलकुलेट करना है, सिंपल सी बात ये है। हिंदी में भी समझ आया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको ये ई का वैल्यू पता होना चाहिए, कर लोगे। चलो करते हैं इसको। इफेक्टिव मास का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। इफेक्टिव मास का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस वी नो दैट व्हाट, हमको मालूम है कि प्रभावी द्रव्यमान एम स्टार क्या होता है, एम स्टार होता है एच कट स्क्वायर बाई डी टू ई बाई डी के स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इफेक्टिव मास। आपको ई पता है और के टर्म्स में ही पता है ई, तो ई का डिफरेंशिएशन करो 2 टाइम्स और वो जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दो, बस सिंपल सी बात है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करो, जो वैल्यू है वो यहाँ पे रख दो, जो भी आएगा वैल्यू आ जाएगा। तो देखो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 समीकरण 1 का अवकलन करने पर करो इसका डी ई बाई डी के रेस्पेक्ट में, तो ए तो कांस्टेंट है 0 हो गया, 0 प्लस इसका बी के का क्या होगा बी, इसका क्या होगा 2ck, ये आ गया। एक और बार करना डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएटिंग डी टू ई बाई डी के स्क्वायर, एक और बार करेंगे, ये तो 0 का 0 हो गया, बी का 0 हो गया, इसका क्या होगा 2c, ये कांस्टेंट है। ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। ये वैल्यू मिल गया अपने को, डबल टाइम डिफरेंशिएशन करने पे ये वैल्यू यहाँ पे चिपका दो, एम स्टार मिल जाएगा। तो बाई इक्वेशन 2 एंड 3, बाई इक्वेशन 2 एंड 3 समीकरण नंबर 2 व 3 से, ठीक है, 2 व 3 से आएगा एम स्टार इक्वल टू एच कट स्क्वायर, एच कट स्क्वायर, इसका वैल्यू यहाँ से पुट करो तो 2c, ये आ गया भैया इफेक्टिव मास। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, नहीं ठीक है ना, क्लियर है, चलेगा ना, ये चलेगा। चलो इसमें एक और चीज़ पूछ सकता है, देखो एक चीज़ क्या पूछ सकता है, एक सेकेंड, एक और चीज़ पूछ सकता है, अगर चाहे पूछे तो देखिए वेलोसिटी भी पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी भी, वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो, ये तो इसमें तो कुछ समझने वाली बात है ही नहीं, सिंपल सी चीज़ है ना। इसी तरीके से अगर मान लो वेलोसिटी पूछ ले, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी का फॉर्मूला भी हमने कैलकुलेट किया था, v इक्वल टू आया था डी ई बाई डी के 1/h कट, ऐसा आया था। तो वेलोसिटी पूछ ले तो वेलोसिटी भी लिख सकते हो, डी ई अपॉन डी के तो है, डी अपॉन डी के किधर है, ये रहा, b प्लस 2c, तो b प्लस 2c क्या आ जाएगा, तो v इक्वल टू आएगा 1/h कट और इसका वैल्यू आएगा b प्लस 2c, ये लो, ये वेलोसिटी भी मिल गया। तो ये एक तो वेलोसिटी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए आपको, एक इफेक्टिव मास का फॉर्मूला इस तरीके के ई के टर्म्स में कर पाओगे, बिल्कुल करना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मतलब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया है पहले, मैंने वहीं से उठाया जहाँ से पूछा गया है, ठीक है।
तो चांसेस है इस टाइप के क्वेश्चन, और सिंपल सा है, कोई इसमें कोई बहुत बड़ा गेम है नहीं, इससे सिंपल शायद कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता, क्योंकि सर सिंपल सा डिफरेंशिएशन करके वैल्यू पुट करना है। बस शर्त ये है कि आपको इसका वैल्यू, ये फॉर्मूला ध्यान हो, फॉर्मूला ध्यान नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते एग्जाम में, आप फिर कोई कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, टाइम देख लो मैं एक बार, एक और क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन है, और टाइम तो बहुत है अपने पास में, टाइम इसको छाप लेना पहुँच करके, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है, पहले तो आप एक काम करो, इसको पॉज करके हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, दोनों छाप लो, सेम ही क्वेश्चन है। हिंदी वाले हिंदी में छाप लो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में छाप लो, मैं साइड हो जाता हूँ। एक बार पॉज करके क्वेश्चन को छाप लो आप पहले, फिर हम लोग इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। दिख रहा है इसकी विजिबिलिटी ठीक है फिलहाल, चलो ठीक है, अभी हम लोग इसको करते हैं। सुनिए आप मेरी बात, क्या दिया हुआ है, क्या पूछा गया, पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है, क्या बोला गया है इसके अंदर। द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन द एस बैंड ऑफ द क्रिस्टल इज गिवन बाय दिस वन, ये एनर्जी गिवन है, किसी क्रिस्टल के एस बैंड में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दी हुई है, सीधी सी बात है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दी हुई थी। चलो भैया इतना पता चल गया, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दी हुई है। फॉर विच वैल्यूज ऑफ के कौन से मानों के लिए, के किस मान के लिए इलेक्ट्रॉन का वेग, वेलोसिटी और इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन वुड बी मैक्सिमम एंड मिनिमम, के किन मानों के लिए वेग का मान अधिकतम और न्यूनतम होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। और एस बैंड की चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए, डिटरमाइन द बैंड विड्थ ऑफ एस बैंड विड्थ भी कैलकुलेट करनी है एस बैंड की, इतनी सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। एक तो वेग का, और जो इफेक्टिव मास है और वेलोसिटी, उसका वैल्यू के कौन से वैल्यू पे मैक्सिमम और मिनिमम हो वो भी कैलकुलेट करना। तो पहली चीज तो हम लोग वेलोसिटी और इफेक्टिव मास कैलकुलेट करेंगे, फिर बताएंगे कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ होगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। तो अपने को ई पता है, एनर्जी पता है, एनर्जी इज ई डैश माइनस 2a cos a। इधर सॉल्व करते हैं, एनर्जी गिवन है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ई डैश माइनस 2a cos ka, आई थिंक यही है, 2a cos ka, राइट। चलिए ये एनर्जी पता अपने को, ये एनर्जी पता है ना। अब चलो भैया, हाँ मुझे पहले बोला गया है कि वेलोसिटी का वैल्यू के कौन से वैल्यू पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा, और इफेक्टिव मास भी मिनिमम और मैक्सिमम होगा। पहले वेलोसिटी की बात करते हैं, सबसे पहले वेलोसिटी की बात करते हैं, वेग, पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं वेलोसिटी का। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 1/h dE/dk। जब इस टाइप का कैलकुलेट करना हो, जब एनर्जी गिवन हो, के टर्म्स में हो, तो वेलोसिटी का ये फॉर्मूला अपने को मालूम है, लास्ट क्वेश्चन में भी अप्लाई किया था हमने, तो सेम वही चीज़ है। तो ई पता है, के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, जो भी आएगा वेलोसिटी आ जाएगा। वेलोसिटी मिल गया तो उसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगा, मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगा, वो तो चेक कर लेंगे, लेकिन एक बार मिल गया। देखिए क्या है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन करें के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dE/dk, इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये तो कांस्टेंट है, ई डैश कांस्टेंट है, 0 हो गया, 0 हो गया, तो इसका बचा माइनस 2a cos ka, ये मिला। ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, एक सेकेंड, क्या किया मैंने, डिफरेंशिएशन तो किया ही नहीं। ई डैश का हो गया 0, 2a कांस्टेंट है, माइनस 2a कांस्टेंट है, cos a का क्या होगा, माइनस साइन के, माइनस माइनस प्लस साइन के ए, और जो के साथ में है के का क्या होगा, a होगा, तो a बाहर आ जाएगा इधर, तो a भी आ जाएगा, मतलब 2a ये आ गया, 2a कैपिटल है, ये मिला मुझे। चलो भैया ये इसका वैल्यू मिला, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दो आप, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। 2 और 3 से देखो वैल्यू पुट कर दो, dE/dk, इक्वेशन नंबर 2 और 3 से वैल्यू देखिए, बाय इक्वेशन 2 एंड 3, बाय इक्वेशन 2 एंड 3 वैल्यू आ रहा है, वेलोसिटी आ रहा है 1/h, और जो वैल्यू आया 2a sin ka,
ये वेलोसिटी मिल गया, ये वेलोसिटी का वैल्यू है, आंसर आ गया ये। अब अपने को पूछा ये नहीं गया है वेलोसिटी क्या है, अपने को पूछा गया कि कौन से के कौन से वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा, ये है। एक बार मैं ये आंसर मैच कर लेता हूँ, ठीक आया है कि नहीं अपना, फिर हम लोग जो क्वेश्चन है उसको फोकस करते हैं। अपना जो आंसर आया है वो वेलोसिटी 2a बाई, सही है, बिल्कुल ठीक है। अब इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं। चलो ये छाप लेना यहाँ तक। अब देखो, अगर साइन ए है, ये मिनिमम हुआ, मतलब मान लो ये जीरो हुआ। वैसे तो साइन के का वैल्यू नेगेटिव साइन के का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, साइन के का वैल्यू -1 से 1 तक हो सकता है, मतलब मिनिमम -1 होता है, मैक्सिमम 1 होता है। लेकिन -1 रखूंगा तो भी मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो वो तो मैक्सिमम ही है, क्योंकि मैं वेलोसिटी ये नहीं देख रहा कि नेगेटिव आएगा तो वो आप ऐसे सोचो कि वो उस तरफ जाने लग जाएगा, पॉजिटिव आएगा तो इस तरफ जाने लग जाएगा, मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। मुझे ये पता करना कि मैग्नीट्यूड मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा, परिमाण अधिकतम कब होगा, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा। तो इसका मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है, वैसे तो -1 हो जाएगा, लेकिन -1 में फिर बोल रहा हूँ कि -1 मैग्नीट्यूड में तो 1 है ना, माइनस तो ये बता रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन वो बात ही नहीं कर रहा मैं, डायरेक्शंस की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, मैग्नीट्यूड की बात करूँगा तो यहाँ पे मैं मिनिमम बात करूँ तो इसका वैल्यू कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। तो न्यूनतम वेग के लिए, न्यूनतम वेग के लिए, न्यूनतम वेग के लिए क्या होगा, न्यूनतम वेग के लिए फॉर मिनिमम वेलोसिटी, फॉर मिनिमम वेलोसिटी ये क्या होगा, साइन के ए क्या होगा, 0 होगा। और ये 0 कब हो सकता है, जब ये जो थीटा है उसका वैल्यू कितना हो, 0 हो, पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, मतलब ये जो थीटा है, थीटा मतलब के, इसका वैल्यू n पाई, राइट, ऐसा हो तब तो के का वैल्यू क्या आएगा, n पाई बाई a, ये आएगा। और n का वैल्यू क्या आ सकता है, 1 2 3 4, इस तरीके से n का वैल्यू 0 1 2 इस तरीके से। क्लियर है, मिला। ये मिनिमम हो गया। मैक्सिमम के लिए बात करते हैं, अधिकतम के लिए। फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए देखो एक चीज़ ये भी होती है कि अगर हम लोग वैसे दूसरे तरीके से देखना चाहे तो ऐसे भी देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ मैक्सिमम या मिनिमम होती है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो देखो फॉर मैक्सिमम इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, तो dv बाई डी के क्या होगा, 0 अधिकतम के लिए। तो इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2a बाई एच कट, 2a बाई एच कट और अवकलन 0, साइन के ए का होगा कॉस के ए और के आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली क्या मिलेगा मुझे, कॉस के ए, यहाँ से ये तो सब एक तरीके से कांस्टेंट है, तो कॉस के ए क्या मिलेगा, 0 होना चाहिए। और कॉस के ए 0 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 90 हो या 270 हो तब 0 मिलेगा, मतलब थीटा का वैल्यू आपको मिलना चाहिए कुछ इस तरीके से, n+1/2 पाई, इस तरीके का। जब इसका मतलब जैसे n का वैल्यू 1 रखोगे तो 3/2 आ जाएगा, n का वैल्यू 0 रखोगे तो π/2 आ जाएगा, n का वैल्यू 1 रखोगे तो 3π/2 आ जाएगा, तो उन पे क्या मिलेगा, इसका वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। तो ये k का वैल्यू क्या मिलेगा, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 2n+1 पाई, 2 आ गया तो 2a, ये k का मैक्सिमम वैल्यू। k के इन वैल्यूज़ के लिए वेलोसिटी क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, वेलोसिटी का वैल्यू क्या मिलेगा, मैक्सिमम। चमका क्या, अरे ठीक है ना। आप उस तरीके से भी देख सकते हो, तो बिना डिफरेंशिएशन के ऐसे देख सकते थे इसको कि यहाँ पर मैक्सिमम कब मिल सकता है, जब इसका वैल्यू 1 हो, और 1 कब होता है, 90 पे या 270 पे, वहाँ पे होता है मैक्सिमम। तो k का वैल्यू 2n+1/2 वो डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे, ठीक है।
वो वाली चीज़, बट डिफ्रेंशिएशन से भी कर देते हैं इसको। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। मिनिमम के लिए इसको 0 पुट किया, मैक्सिमम के लिए आप डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते थे कि साइन के ए इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए मैक्सिमम के लिए। और ये 1 कब होगा, जब के ए का वैल्यू, थीटा का वैल्यू कितना होगा, 90 या 270 या इस तरीके से, मतलब कि n+1/2 पाई, ये क्योंकि n का वैल्यू 0 रखूंगा तो π/2 आ जाएगा, 90 आ जाएगा। n का वैल्यू 2 रखूंगा तो 1 रखूंगा तो 3π/2 आ जाएगा, तो वो उस में चलता जाएगा ऑर्डर में। तो वो डायरेक्ट भी मिल सकता था, ऐसे भी कर दिए की बात है। ठीक है, ये वेलोसिटी मिल गया अपने को। इफेक्टिव मास की बात करें अभी, प्रभावी द्रव्यमान, तो के इन वैल्यूज के लिए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज मिलेंगे। प्रभावी द्रव्यमान की बात करते हैं इफेक्टिव मास के लिए। प्रभावी द्रव्यमान इफेक्टिव मास है m स्टार, और m स्टार इफेक्टिव मास है। इफेक्टिव मास का देखो क्या है सीन। इफेक्टिव मास ऐसा है कि इफेक्टिव मास का फॉर्मूला होता है h/2/d2E/dk²। दिस इज द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव मास। तो मुझे मतलब डबल टाइम डिफरेंशिएशन करना है। एक बार तो पहले हम लोग वेलोसिटी के टाइम पे कर चुके थे, इक्वेशन नंबर 3 आया था कहीं पे, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। एक बार तो हो चुका था ये डिफरेंशिएशन, अभी मुझे दूसरी टाइम फिर से करना, डबल डिफरेंशिएशन लेके आना। तो इक्वेशन नंबर 3 का डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। समीकरण 3 का डिफरेंशिएशन करने पे, अगेन समीकरण 3 का अवकलन करने पे, समीकरण 3 का के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 3 विथ रिस्पेक्ट टू के, तो डबल टाइम हो जाएगा डिफरेंशिएशन। और उधर था 2AA के, 2AA ये था, सॉरी ये था 2AA साइन के, तो 2AA ये तो कांस्टेंट है, साइन के का जो भी होगा वो आ जाएगा 2AA कैपिटल है, साइन के था तो उसका होगा कॉस के ए, और के का कॉमन आ जाएगा, सॉरी के कोफिशिएंट है, के का हो जाएगा के, सॉरी के का हो जाएगा ए है कोफिशिएंट 2a। अरे के के रिस्पेक्ट में करे तो एक कोफिशिएंट आएगा ना, एक गुणांक है इसका, तो बाहर आ जाएगा। एक ही मिस्टेक करी थी मैंने यहाँ पे, है ना, ये रहा, बिल्कुल यहाँ पर जब के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो एक ए आएगा ना बाहर, यहाँ पे भी ए बाहर आएगा, के नहीं आएगा, ए आएगा। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया था। आगे चलते हैं, बट ये मिस्टेक से कुछ यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये मिस्टेक तो था। आगे चलते हैं। ये है 2a² cos के ए, क्या है d2E/dk²। इसको हम लोग कोई इक्वेशन नंबर लिख दो, कोई भी जो वट एवर जो लिखना चाहते हो। कहाँ तक हो गया था, इक्वेशन नंबर 3 तक हो गया होगा। इसको 4 कर दो और इसको 5 कर दो, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो समीकरण 4, 5 से देखो, इक्वेशन 4 एंड 5 से, बाई इक्वेशन 4 एंड 5 देखो m स्टार का वैल्यू रखो, h² तो ऊपर आ गया, नीचे ये आ जाएगा 2a² कैपिटल है cos के ए, ये m स्टार का वैल्यू मिल गया। अब इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू cos के ए के हिसाब से डिसाइड होगा। cos के ए का वैल्यू जब 0 हो जाएगा तो क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो मिनिमम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। देखो इसका मैक्सिमम अधिकतम प्रभावी द्रव्यमान के लिए फॉर मैक्सिमम इफेक्टिव मास। मैक्सिमम कब होगा इफेक्टिव मास? मैक्सिमम तब होगा जब ये नीचे वाला वैल्यू मिनिमम हो। और नीचे वाला वैल्यू मिनिमम कब होगा? जब cos के ए का वैल्यू मिनिमम हो। और cos के ए का वैल्यू मिनिमम कितना होता है? वैसे तो -1 से 1 तक होता है, लेकिन मैं माइनस वाली की बात नहीं कर रहा, वैसे 0 होता है। तो cos के ए का मिनिमम वैल्यू 0 होगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ नेगेटिव साइन में बात नहीं कर रहा अभी मैं। तो cos के ए का वैल्यू कितना होगा? 0। तो cos के ए का वैल्यू
अधिकतम के लिए कॉस के ए का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। और कॉस के ए 0 कब होता है? जब थीटा का वैल्यू 90 to 70 इस तरीके से हो, तो के ए का वैल्यू ऐसा मिलना चाहिए n+1/2 पाई, और यहाँ पे n का वैल्यू 0, 1, 2 इस तरीके से। ठीक है, तो ये आ जाएगा के ए, ये मिलेगा 2n+1 पाई/2, और k का वैल्यू जो मिलेगा 2n+1 पाई/2a, ऐसा मिल गया k का वैल्यू। ठीक है, ये कब के लिए? अधिकतम के लिए, क्योंकि अधिकतम तब होगा जब नीचे वाला टर्म मिनिमम होगा, और ये मिनिमम के लिए cos के का शुड बी मिनिमम, तो इसका वैल्यू मिनिमम होना चाहिए, इसका वैल्यू मिनिमम 0 कर दिया। ठीक है, वो माइनस में कंफ्यूज मत होना, मैंने पहले क्लियर कर दिया। अदरवाइज cos के का वैल्यू -1 से 1 तक होता है, साइन के का वैल्यू भी -1 से 1 तक रेंज होता है cos और साइन का। ये अधिकतम के लिए हो गया। मिनिमम के लिए इसका वैल्यू मिनिमम कब होगा? जब नीचे वाला वैल्यू मैक्सिमम होगा, और नीचे वाला वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? जब cos के का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और cos के का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है? 1। तो cos के का वैल्यू जब मैक्सिमम वैल्यू होगा तब ये क्या हो जाएगा? मिनिमम। तो न्यूनतम प्रभावी द्रव्यमान के लिए बात करते हैं, इसको छाप लेना। न्यूनतम प्रभावी द्रव्यमान के लिए और मिनिमम इफेक्टिव मास। इफेक्टिव मास मिनिमम कब होगा? जब cos के ए का वैल्यू मैक्सिमम 1 होगा, और इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 कितना होता है? कब होगा? जब 0 हो, या पाई हो, या 2 पाई हो, मतलब कि n पाई हो। n का वैल्यू 0, पाई इस तरीके से हो तो ये होगा। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या मिलेगा? n पाई a। n का वैल्यू क्या आएगा? 0, 1, 2 इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है? ये होना चाहिए k का वैल्यू। तो इसके लिए मैक्सिमम होगा, इसके लिए मिनिमम होगा, इसके लिए मैक्सिमम होगा। मिल गया। के तो वैल्यूज कैलकुलेट करने थे जहाँ पर ये मैक्सिमम मिनिमम हो, तो वो दोनों के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इसमें हमने डिफरेंशिएशन करके किया था। वैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे कि साइन के ए को 0 करके मैक्सिमम करना था, क्या मैक्सिमम साइन के ए के लिए 1 करके। ठीक है, उस तरीके से भी कर सकते थे हम। ये मिला। नेक्स्ट अभी एक पार्ट और बच गया कि इसमें, अच्छा लास्ट में पूछा था कि बैंड विड्थ बताइए। बैंड विड्थ, तो एक चीज़ देखिए, बैंड विड्थ थर्ड के लिए बैंड चौड़ाई, बैंड विड्थ बैंड विड्थ क्या होता है? जैसे ऐसा है कि ये अपर एनर्जी लेवल है, ये लोअर एनर्जी लेवल है, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसी को तो बैंड विड्थ बोलते हैं। मतलब ये मैक्सिमम एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बैंड विड्थ बोलते हैं। ऐसा होता है। तो देखो एनर्जी का जो फॉर्मूला आया था वो क्या था अपने पास में? जो गिवन फॉर्मूला था 2 कैपिटल ए कॉस के ए, यही था ना? 2 कैपिटल ए कॉस के, बिल्कुल ये था। तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम, अगर आपको पहले मैक्सिमम और मिनिमम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये ई मैक्स कर लेता हूँ एक बार में, ये ई मिनिमम, इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। ई मैक्स कब होगा? ई मैक्स कितना होगा? जब इसका वैल्यू मैक्सिमम कितना होगा? इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा कितना? इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा कि जब cos के ए का वैल्यू मिनिमम हो, क्योंकि इसका मिनिमम होगा तो जो माइनस कर रहे हैं तभी मैक्सिमम होगा। अरे जिससे माइनस कर रहे हैं वो कम से कम हो तभी तो ये मैक्सिमम होगा। तो cos के ए का वैल्यू आप कितना करो, इसका मैक्सिमम के लिए cos के ए का वैल्यू क्या होना चाहिए? मिनिमम। और cos के ए का वैल्यू मिनिमम में माइनस कर देता हूँ ताकि ये पूरा टर्म क्या हो जाए? अधिकतम हो जाए। माइनस माइनस प्लस ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जब cos के ए -1 हो जाएगा तब क्या होगा? तब ई मैक्स होगा, एनर्जी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम होगा। और ई मैक्सिमम कितना मिलेगा? ई मैक्सिमम मिलेगा ई डैश, और ये माइनस के साथ में मिलेगा तो -1 करेंगे तो -1 + 2a,
इसी तरीके से ई मिनिमम निकालेंगे तो ई मिनिमम के टाइम पर ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो ये ई डेस -2a हो गया। तो ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम